नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात राजभवन में हुई है। आनंदीबेन पटेल से मिले हैं और सीएम ने शौर्य गाथाएं पुस्तक भी भेंट की हैं। तो राजभवन में राज्यपाल से ये मुलाकात और सीएम ने शौर्य गाथाएं पुस्तक भेंट की है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। शिष्टाचार मुलाकात ये बताई जा रही है। शौर्य गाथाएं नाम की पुस्तक मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेंट की है। तो यह मुलाकात राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की शिष्टाचार मुलाकात, और ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है और सीएम ने शौर्य गाथाएं पुस्तक भी राज्यपाल को भेंट की हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार लगातार स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। अपना काम शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए वित्तीय मदद पहुंचाई जा रही है और इसी क्रम में लखनऊ में मेगा ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी पारंपरिक कार्यों के जरिए से जीविका पार्जन वो करते हैं। और सीएम ने यह भी कहा कि पारंपरिक कारीगरी को प्रतिभा को इसको निखारने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से डबल इंजन की सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी संचालित की जा रही है। कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। और आगरा के जीआईसी ग्राउंड के बड़े स्तर पर अंगदान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। इसमें कैंप लगातार 7,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अंगदान करने वालों के साथ रक्तदान करने वालों को भी सम्मानित किया गया है। आज देश में पहली बार किसी एक शहर में एक स्थान पर एक व्यक्ति से प्रेरित होकर हजारों लोगों ने अपनी देहदान और अंगदान की शपथ ली है और कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में अंगदान के लिए कहा, मैंने उसको गंभीरता से ले लिया और शपथ ली है। तो शपथ पे चलता हूँ और आज आपसे कहना भी चाहूँगा कि जब तक जिंदा रहेंगे मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करूँगा। और अभी मंत्री जी ने एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी बाइट में ही कहा है कि 1.25 करोड़ की आर्थिक अनुदान भी देंगे और 2024 के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगों को निकालना और अंगों को इम्प्लांट करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है सुधाकर सिंह, सपा विधायक, उनका बड़ा बयान सामने आया ओम प्रकाश राजभर को लेकर। सुधाकर का ये बयान, उन्होंने कहा राजभर ने हमारे पक्ष में मतदान करवाया है। पीएम पद की दावेदारी पर भी बयान दिया। इंडिया में अखिलेश सबसे बड़े नेता है, अखिलेश को बता दिया है पीएम पद का दावेदार। तो ये बड़ी खबर राजभर को लेकर ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया।
उन्होंने कहा कि अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी की जीत हुई और राजभर ने बड़ा योगदान इसमें दिया है। उन्होंने हमारे ही पक्ष में प्रचार किया था। ओम प्रकाश राजभर को लेकर यह बयान सामने आया। साथ ही इंडिया अलायंस में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सबसे बड़े नेता हैं और अखिलेश को ही पीएम पद का दावेदार यह सुधाकर सिंह ने बताया है। विधायक सुधाकर सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में यह चुनाव जीता था, उपचुनाव जो हुए थे, और कड़ी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को उन्होंने दी थी। और अब यह बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर को लेकर, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे ही पक्ष में वोटिंग करवाई है ओम प्रकाश राजभर ने, वो बाहर से कुछ और हो लेकिन अंदर खाने वो समाजवादी पार्टी को ही समर्थन वो दे रहे हैं। और इंडिया अलायंस को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है तो अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता हैं जो पीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अखिलेश यादव को पीएम पद का मजबूत दावेदार सपा विधायक सुधाकर सिंह ने बताया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, सुधाकर सिंह जो अभी अभी हाल ही में विधायक बने हैं बड़ी जीत के साथ, जिस तरह का स्टेटमेंट उनका सामने आ रहा है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, हालांकि पहले भी उन्होंने यह बयान दिया था और इंडिया अलायंस को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव भी पीएम पद के दावेदार हैं। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, सुधाकर सिंह की मैनपुरी में पहली बार आगमन हुआ है और जो जीतने के बाद में जो आज आए पहली बार, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मेरा गठबंधन का प्रत्याशी मैं था, मुझे ओम प्रकाश राजभर ने, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो या उन्होंने सदस्यता ली हो, लेकिन जो मेरी मदद की है वो सुधाकर सिंह को जिताने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मतदान कराया लोगों से। ये एक अंदर की बात थी कि मेरा उनसे क्या पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, या जनता के बीच क्या मैसेज गया, या भारतीय जनता पार्टी ने क्या अंदाजा लगाया। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर ने जो मूल वोट था मुझे पड़वाया, जिससे मेरी इतनी बड़ी जीत हुई। तो वहीं उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन का दल बना है उसमें जो प्रधानमंत्री का मेन दावेदार है, जो मुख्य दावेदार होना चाहिए, वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव भी इस दावेदारी को फेस करते हैं और उसके लायक हैं। और ये 2024 के इलेक्शन ये तय कर देंगे कि इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी बड़ी है। और अखिलेश यादव की जो यूपी में एक अलग पहचान निकल के आई है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। जी सचिन। नदीम, लेकिन जिस तरह का बयान ये सुधाकर सिंह की तरफ से दिया जा रहा है, खासतौर से राजभर की अगर मैं बात करूं, हालांकि पहले की बातें कुछ और थी जब वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने वो अभी भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश या फिर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच फूट डालने की कोशिश ताकि ध्यान भटक सके? देखिए, इसमें स्वाभाविक है, कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ये कहीं ना कहीं आग जब ही उठती है जब कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होती है। उसी तरीके से ये अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, इसको राजनीति कहते हैं। और राजनीति में हर कुछ संभव है। जितने जो ज्यादा अच्छा अपना दांव चलता है उसको उतना ही बड़ा राजनीतिक कहा जाता है। तो उसी के चलते जो ओम प्रकाश राजभर या सुधाकर सिंह, ये दोनों जब एक थे और जब इन लोगों की ट्यूनिंग थी, उसके अंदाज से लगाया जा सकता है। जो इतनी बड़ी जीत का जो श्रेय जाता है, आज सुधाकर सिंह ने साफ साफ इस जीत का श्रेय ओम प्रकाश राजभर को दे डाला। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है कि ये नकारात्मक राजनीति की कर रहे हैं या दल बदले की राजनीति कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। जो कुछ कहना अभी जल्दबाजी है वो भी सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि अभी 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत कुछ अभी होना बाकी है। हो सकता, मेरे सूत्र मान रहे हैं कि हो सकता ओम प्रकाश राजभर दोबारा पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा नदीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आजम खान के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी के बाद यूपी में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। छापेमारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आईटी की रेड पर यह बयान दिया है। साथ ही राहुल गांधी के सेना संबंध में वीडियो पोस्ट करने पर भी सपा का पक्ष रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी माननीय आजम साहब की निजी संपत्ति नहीं है। माननीय आजम साहब ने लोगों से अपने दामन को फैला के एक एक रुपया चंदा इकट्ठा करके कहा था कि मुझे चंदा दे दो, मुझे भीख दे दो, जिससे मैं इस देश के गरीबों को, वंचितों को शिक्षा दे सकूं। जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा था
आज उसी जौहर यूनिवर्सिटी की वजह से माननीय आजम साहब के घर पे आईटी की रेड पड़ रही है, उन पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। देखिए, भारतीय राजनीति में सेना के नाम पे अगर किसी ने राजनीति शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठा के सेना के एक अधिकारी को चुनाव लड़ाना, फिर उनको मंत्री बनाना, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद सेना के शौर्य पे वोट मांगना, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अगर आज आदरणीय राहुल गांधी जी वो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाते हैं और भेदभाव का मुद्दा उठाते हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समानता होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सेना हो या कोई और क्षेत्र हो। और देश में इन दिनों सनातन पर संग्राम जारी है। सनातन पर लगातार बयान और वार पलटवार देखने को मिल रहा है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का सनातन को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा देश में दो तरह के हिंदू हैं, पहले भारतीय हिंदू और दूसरे नौरंगिया हिंदू। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यहां 80% सनातनी हैं, इन्हें कौन खत्म कर सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह देश संविधान से चलता है और जब तक जय हिंद जय संविधान का नारा लगेगा तब तक हिंदू भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। नहीं, बैठक तो चलती रहती है, सब जगह मीटिंगें चलती रहती है, आंदोलन भी चलते रहते हैं। तो वो नहीं कि आंदोलन कोई बंद हो गए। अपनी बात कहना सरकारों को वही एक आंदोलन है। वैचारिक रूप से पूरा देश आंदोलन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।